चैनल बना चुके हैं। उस 2 वीडियो में से पहला में इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से खोज हुआ था, उसके लिए प्रयोग कैसे किया गया था, उसके बाद प्रोटॉन का कैसे खोज हुआ था, इस पर हमने चर्चा किया था। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ था उसके बाद से ये फिर होने लगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, उसका मॉडल कैसा है, तो फिर उस पर हमने चर्चा किया और उस मॉडल को क्रमशः हमने बताया था कि थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल इस प्रकार से तब तक पढ़ा गया था जब तक कि 2 ही कण के खोज की चर्चा हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो न्यूट्रॉन के खोज होने के बाद फिर उसको एक नया मॉडल बनाया गया जिसको बोला गया मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। और इस प्रकार से क्लियर हो गया कि परमाणु जो गोलाकार होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है, उस नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। उन दोनों कणों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन कक्षाओं का क्रमशः नाम भी दिया हुआ 7 कक्षाएं हैं, जिसमें से पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L और इसी प्रकार से M, N, O, P, Q कहा गया है। इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं प्रत्येक कक्षा में, उसके लिए बोर-बड़ी नामक योजना एक बनाया गया, जिसके अनुसार से बताया गया कि प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर n की मात्रा, n का मतलब हो गया कक्ष की संख्या। और इसके आधार पर हम लोग कक्ष में अलग अलग कक्षों में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये हमने जाना कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिक से अधिक, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। और इन सबों के आधार पर हमने फिर ये परमाणु मॉडल को पूरा किया। अब हम वापस एक बार चलते हैं कि तब इस प्रकार से हमने क्लियर कर लिया कि 3 प्रकार के कणों का खोज हो चुका, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन हो गया। तो हम आज पहले इन तीनों के कंपेरेटिवली वजन, इसके आवेश, ठीक है, मतलब मात्रा और आवेश, इन सबों पर हम एक बार चर्चा करेंगे। और फिर हम उसके बाद परमाणु संख्या, मात्रा संख्या, ये सब के बारे में सीखेंगे। और फिर सीखेंगे कि इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। और फिर एक टॉपिक इसमें आता है आयन से संबंधित, तो इस चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का 2 चीज मूल रूप से हमको याद रखना पड़ेगा। एक तो आवेश और फिर इसकी मात्रा। ऐसे ही फिर प्रोटॉन का भी याद रखना पड़ेगा। प्रोटॉन का आवेश और फिर इसकी मात्रा। ठीक है, ठीक ऐसे ही न्यूट्रॉन के बारे में भी हमको करना पड़ेगा, आवेश और इसकी मात्रा। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, आवेश जब बात करते हैं हम तो 2 तरह का आवेश और 2 तरह की मात्रा की बात होती है। आवेश एक होता है निरपेक्ष आवेश और दूसरा एक होता है सापेक्ष आवेश। निरपेक्ष आवेश और सापेक्ष आवेश। निरपेक्ष आवेश का मतलब हुआ कि जैसे ऐसे सामान्य तौर पर उसका जितना आवेश होता है परिमाण माप करके, हालांकि इलेक्ट्रॉन का परिमाण, जो आवेश का परिमाण है, सबसे न्यूनतम होता है। तो 1.602 × 10⁻19 कूलम ये इसका आवेश होता है। और ये आवेश का जो मान है आगे में वो माइनस होता है, इसका मतलब माइनस आवेशित कण है। लेकिन ये जो निरपेक्ष आवेश है इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ये भी याद रखना पड़ता है कि इसका सापेक्ष मान कितना है, तो सापेक्ष मान इसको -1 बोलते हैं। एक तरह से ये समझा जा सकता है कि चूंकि सबसे लोएस्ट मान 1 हो गया ना, तो सबसे लोएस्ट मान इलेक्ट्रॉन का यही होता है। यहाँ से ही हम लोग समझते हैं कि इतना का मतलब, इतना जो आवेश किसी का रहेगा तो उसका मतलब 1 होगा। इससे डबल किसी का रहेगा तो 2 हो जाएगा, इससे ट्रिपल रहेगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका आवेश इतना ही है तो इसको हम 1 मानते हैं। और चूंकि ये माइनस में होता है इसलिए -1 मानते हैं। तो सापेक्ष आवेश इसका -1 हुआ और निरपेक्ष आवेश इसका 1 हुआ।
जब मात्रा की बात करते हैं तो इसमें 9.1, किसी में 1 भी लिख देता है, उससे कोई बात नहीं, 10 भी लिख देता है, इंटू 10⁻28 ग्राम। ये बहुत ही मैंने याद रखने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन हमको याद करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी है, तो 9.1 इंटू 10। इलेक्ट्रॉन का आवेश, निरपेक्ष आवेश की जब हम बात करेंगे, बताया था हमने कि निरपेक्ष आवेश और एक सापेक्ष आवेश होता है, तुलना करके जब हम बताते हैं किसी का आवेश, निरपेक्ष आवेश इतना हो गया 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और सापेक्ष आवेश इतना होगा -1 हो गया। तो ठीक इतना ही आवेश इसका भी होता है, प्रोटॉन का भी, लेकिन इसका आवेश माइनस में है तो इसका आवेश क्या होगा, प्लस में होगा। वैसे ही अब जब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इस पर कोई आवेश ही नहीं होता, मतलब ये आवेशहीन, 0 आवेश लिखने का मतलब क्या हो गया कि आवेशहीन होता है, ठीक है। तो इसका सापेक्ष आवेश भी आवेशहीन रहेगा। इसी तरह से इसकी मात्रा की जब हम बात करेंगे तो मात्रा कितना हुआ, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये किसका मात्रा हुआ, इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा को जब हम हाइड्रोजन के एक परमाणु से तुलना करके देखते हैं तो उसकी मात्रा होती है 1/1837वां भाग, मतलब नहीं के बराबर, इसलिए इसको कहते हैं नगण्य। लेकिन जब हम प्रोटॉन की मात्रा की बात करते हैं तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। यहाँ पर हमने बताया कि जैसे यहाँ पर देखो ये जो मात्रा है, ये मात्रा लगभग एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इसमें क्या है 2 और यहाँ पर 5, तीसरा डिजिट में थोड़ा सा अंतर कर लोगे, 1.672 और 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, ऐसे में 10⁻24 ग्राम। तो ये दोनों लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। यहाँ पर इसका मतलब साफ हो गया कि सबसे अगर भारी परमाणु का बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा, सबसे भारी परमाणु कौन हो जाएगा, सबसे भारी कण कौन सा हो जाएगा, तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सबसे परमाणु का सबसे भारी कण हो गया कौन, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। उससे हल्का प्रोटॉन हो गया और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी मात्रा लगभग नगण्य होती है। अब परमाणु के संदर्भ में हम कुछ नई बातें जानते हैं, नई बातें नहीं मतलब इसी से संबंधित उसमें कुछ नई परिभाषाएं जानते हैं, जिसमें एक बात आता है परमाणु संख्या बोलते हैं। ये परमाणु संख्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये परमाणु संख्या क्या होता है, अब इसमें देखिए परमाणु के अंदर में 3 कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन का धनावेशित कण की जो संख्या जितनी भी होती है, उतनी संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। माने परमाणु के अंदर धनावेशित कण की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसी परमाणु संख्या की बात की है तो क्या हो गया कि परमाणु में धनावेशित कण कौन होता है, प्रोटॉन होता है। इसका मतलब सिंपल है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होगा, तो प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। लेकिन एक परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, उदासीन होता है इसका कारण हम लोग पहले से जानते हैं, क्या परमाणु उदासीन होता है, कारण कि इसमें 2 चीजें बराबर होता है, प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्या समझे, प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताइए कि यदि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो गया तो इसका मतलब अब प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसका मतलब परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें। अब बात करते हैं इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो कि माना कि जैसे सोडियम एक परमाणु है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन अगर है 11 तो
तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगा? परमाणु संख्या कितना होगा? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 11। क्लियर हो गया कि जितना उसमें प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा और उतना ही संख्या को हम परमाणु संख्या भी कहेंगे। ये परमाणु संख्या क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, यहाँ भी इसको रहने देते हैं क्योंकि फिर काम आएगा, तो इसको हम सिर्फ मिटा देते हैं। परमाणु संख्या के बाद मात्रा संख्या का बात करते हैं। मात्रा संख्या, परमाणु से संबंधित दूसरी बात हो गया मात्रा संख्या। उसको अंग्रेजी में कहते हैं मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर क्या हुआ? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, नाभिक मतलब केंद्रक में, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, जितनी संख्या होती है मिला करके, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके इस संख्या को क्या कहते हैं? मास नंबर। अच्छा, मास नंबर मतलब अंग्रेजी में हो गया, मात्रा संख्या हिंदी में हो गया। मात्रा संख्या को कोई द्रव्यमान संख्या भी कहता है। ठीक है, कहते हैं, तो दिक्कत है। तो इस प्रकार से मात्रा संख्या की जब बात करेंगे तो क्या हो गया? मात्रा संख्या मतलब दो चीज होते हैं, प्रोटॉन की संख्या, किसी भी परमाणु की मात्रा संख्या की जब बात करेंगे तो दो मिला के होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो दिक्कत है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अगर चेंज करें हम, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस कितना? न्यूट्रॉन की संख्या वही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। फिर एक बात और थोड़ा सा सोच लें, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आपस में फिर परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम भी लिख सकते हैं परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब मात्रा संख्या बराबर क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब इस फॉर्मूला से हम चाहें तो फिर दूसरा निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, मात्रा संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। होगा कि नहीं बोलो? मात्रा संख्या में अगर प्रोटॉन की संख्या इधर ले जाए घटा देंगे तो क्या निकलेगा? हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया? मात्रा संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। कुछ मिला करके लिखने में अगर गड़बड़ होता है तो जो बोलते हैं उसके साथ मिला करके लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या का मतलब फिर और क्या हो जाएगा? मात्रा संख्या और माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या का तीसरा कोई फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या माइनस कितना? मात्रा संख्या माइनस परमाणु संख्या, मात्रा संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से साफ हो गया कि अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? हम मात्रा संख्या में प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे, मात्रा संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाएंगे, मात्रा संख्या में परमाणु संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा 3 तरह से। हो गया। अब इसमें से अगर हमको प्रोटॉन की संख्या निकालना हो, प्रोटॉन की संख्या, तो क्या होगा? मात्रा संख्या में
घटा देंगे, किसको? मात्रा संख्या में घटा देंगे न्यूट्रॉन को, n कर दिए सीधा, मात्रा संख्या माइनस n। अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालना हो तो भी फॉर्मूला हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो भी क्या होगा? मात्रा संख्या माइनस n। इसी तरह से अगर हमको परमाणु संख्या निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला हो सकता है, मात्रा संख्या माइनस n, ठीक है, मात्रा संख्या माइनस n। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमको मात्रा मैथमेटिकल बन गया, पूरा मैथमेटिकल बना तो इससे हमको बहुत सारा निकालना ही पड़ता है। जैसे मात्रा संख्या बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो अगर इससे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको मात्रा संख्या प्रोटॉन की संख्या को घटा देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मात्रा संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूला पर हम एक मैथ बना करके देख ले रहे हैं, इस तरह का कुछ संख्या निकालने वाला कैसे बनता है, मैथमेटिकल कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अब अगर कोई परमाणु को सिंबलाइज करते हैं, थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। कोई परमाणु है तो अगर ये परमाणु हम कोई ए परमाणु मानते हैं ऐसे, तो इसकी अगर मात्रा संख्या शो करना है तो किधर लिखते हैं, और परमाणु संख्या शो करना है तो किधर लिखते हैं? तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इधर में जो लिखते हैं ऐसे, इसको ये कर दीजिए x, कोई भी मतलब दूसरा नाम दीजिए। जैसे हम एक x कोई परमाणु है, उसमें नीचे में z और a, मतलब ये वाला जो हो गया परमाणु संख्या और ये वाला क्या हो गया? मात्रा संख्या। मतलब इसको पूरा अगर लिखें तो कोई भी परमाणु का, परमाणु है उसका संकेत, परमाणु का संकेत लिखिए और उस संकेत के नीचे में परमाणु संख्या लिखिए ऐसे, और ऊपर में क्या लिखिए? मात्रा संख्या, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, ऊपर में होना चाहिए, जैसे ऐसे लिख सकता है ZA, या ऐसे लिख सकता है ZA। बात एक ही, मतलब नीचे में लिखा जाएगा परमाणु संख्या, ऊपर में लिखा जाएगा मात्रा संख्या। तो जैसे कोई भी तत्व है, हम एक सोडियम का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब भी हम सिंबलाइज करेंगे पूरा कंप्लीटली, तो इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे 11 और 23। अब इससे क्या पता चलेगा? इससे क्या पता चलेगा उसको हम देख लेते हैं। इससे पता चलेगा कि ऊपर में जो लिखा हुआ है ये हो गया मात्रा संख्या। क्या हो गया ये? मात्रा संख्या। तो मात्रा संख्या कितना हो गया इसका? 23। अब परमाणु संख्या कितना हो गया इसका? परमाणु संख्या कितना हो गया? 11, ठीक है। तो ये हो गया मात्रा संख्या और ये हो गया परमाणु संख्या। अब इससे और कौन कौन संख्या निकाल सकते हैं ये देखिए। तो इससे हम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो निकल जाएगा, ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालना चाहें तो निकल जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना चाहें तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अब उसका बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम अगर मात्रा संख्या की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 23 है तो ये 23 तो ठीक है, परमाणु संख्या भी 11 ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या ये तीनों आपस में बराबर होता है। ये तीनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इसका मतलब यदि परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11 रहेगा, इसमें प्रोटॉन भी 11 रहेगा, तो दिक्कत है इसमें। और इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा? तो देखिए ये यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की जब बात हम कर रहे थे तो क्या था कि न्यूट्रॉन की संख्या मात्रा संख्या में या तो प्रोटॉन को घटा दीजिए या मात्रा संख्या में या तो इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए या इलेक्ट्रॉन मात्रा संख्या में या तो परमाणु संख्या को घटा दीजिए, कोई भी घटा देने से होगा। तो जैसे यहाँ पर मात्रा संख्या कितना है? 23 है। इसमें अगर हम कोई भी एक को घटा दें क्योंकि तीनों तो बराबर ही होता है तो आ जाएगा कितना? 12। तो यह सुविधा है इसमें। तो यहाँ ये हो गया मात्रा संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा उसके अनुसार से ये मात्रा संख्या, परमाणु संख्या, ये सब तो हमको समझ में आ गया।
एक बात और होता है, वो होता है परमाणु का मात्रा, परमाणु की मात्रा, जिसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? अगर हम मात्रा लगा के पीछे संख्या लगाए तो वो अलग हो गया। सिर्फ संख्या क्या प्रदर्शित किया? उस परमाणु के अंदर में जो माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन दोनों को मिला दिए, माने केंद्रक में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी संख्या को मिला दिए तो वो कहलाया मात्रा संख्या, ठीक है। लेकिन अगर परमाणु का द्रव्यमान एक्चुअली निकालेंगे हम तो उसमें तीन बातें हो जाएगा। माने कौन कौन? उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तीनों की जो मात्रा होगी उसको जोड़ करके हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा तो नगण्य होता है। तो एक्चुअली परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु की जो मात्रा होती है वो दो चीजों पर निर्भर करता है मूल रूप से। किस पर? वही न्यूट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। तो एक तरह से अगर परमाणु की मात्रा का बात करें तो परमाणु में उपस्थित जितना भी प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की मात्रा प्लस न्यूट्रॉन की मात्रा प्लस इलेक्ट्रॉन की मात्रा, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा। हम चूंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, कोई भी एक और दूसरा लेते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है या हीलियम, ठीक है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 और मात्रा संख्या 4 होता है। इससे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जब परमाणु के द्रव्यमान का बात करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब एक कोई भी एक ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन में जैसे हाइड्रोजन का अगर बात करें, एक बार देख लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें साधारण हाइड्रोजन अगर कोई है, जानते हैं आप लोग बढ़िया से कि साधारण हाइड्रोजन अगर कोई बात करते हैं तो उसका सिर्फ उसमें एक प्रोटॉन होता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही दो ही चीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा तो लगभग नगण्य होता है, जानते हैं हम लोग। तो जो प्रोटॉन की मात्रा होता है वही होगा, तो दिखा इसमें। तो प्रोटॉन की मात्रा का जब हम बात किए थे, पिछला हम लिख करके दिखा दिए थे, तो प्रोटॉन की एक्चुअल मात्रा होती है, प्रोटॉन की मात्रा दो तरह से, एक 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम ये निरपेक्ष मात्रा होती है, और प्लस सिर्फ एक भी बोलते हैं, एक, वो हाइड्रोजन से तुलना करें, इस तुलना वाला हमें छोड़ देते, ये मात्रा होती है उसकी। तो इस तरह से इसका मात्रा होता है 1. इस तब क्या होगा कि हाइड्रोजन के परमाणु की मात्रा निकालेंगे तो एक प्रोटॉन की मात्रा इसमें, अब प्लस ये वाला तो इसमें है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन की मात्रा 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है। तो ये इतना ही इसका मात्रा लगभग रहेगा। अब देखिए अगर ऐसे ही हीलियम का बात करें तो इसमें तो चार का मतलब ये जो होता है 4 हाइड्रोजन का 4 गुना लगभग है। ये क्या है? लगभग हाइड्रोजन का 4 गुना है। तो इसमें ऐसा मात्रा ही अगर 4 से गुना करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। क्या समझे? यहाँ से थोड़ा सा एक टर्न कर जाता है। क्या टर्न करता है कि इस प्रकार से हमको दो तरह के परमाणु का भी मात्रा आएगा। क्या? एक ऐसा वाला मात्रा आएगा जो निरपेक्ष मात्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष, ठीक है। और एक हम इतना को अगर एक मान लेते हैं तो ये वाला मात्रा क्या कहलाया था? सापेक्ष मात्रा कहलाया था। तो ये परमाणु के लिए भी वही होता है, दो तरह का मात्रा इसमें होगा, एक निरपेक्ष मात्रा और एक सापेक्ष मात्रा। निरपेक्ष मात्रा को ग्राम में व्यक्त करेंगे और सापेक्ष मात्रा तो तुलना करके होता है, तो तुलना करके उसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया तुलना करके निकालने का, उस मास को हमने कहा AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये AMU क्या होता है? AMU एक इकाई जैसे व्यवस्था कर दिया, जैसे मान लो हम लोग करते हैं कि 12 का मतलब 1 दर्जन होता है। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि हम अगर ज़्यादा गिनती अगर रहता है तो उसको सुविधा के अनुसार से, मान लो 24 है तो बोल दिए 2 दर्जन, 48 है
तो इस तरह से हम बात बोल दिए कि 4 दर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा बोलने में हमको क्या होता है कि बड़ी इकाइयाँ माने बड़ा अगर कोई संख्या है तो हम क्या करते हैं कि एक फिक्स करके मान लेते हैं कि इतना को हम मान लेते हैं 1, ठीक है। जैसे 12 को मान लिया हमने 1, तो वैसे ही परमाणुओं में चूंकि इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है मार्क्स में, ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो याद करने में बहुत असुविधा होगा, तो इसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने कि ऐसे किसी मान को एक मान लिया, ये वाला जो माना है ना, ये एक माना हुआ, ये सापेक्ष मान, ठीक है। तो ये मानने में प्रारंभ में हाइड्रोजन का जितना मात्रा हुआ था उतना को मान लिया था शुरू में, उस तरह से जो माना था उसको उस समय नाम दिया था हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। हाइड्रोजन स्केल के आधार पर मान लिया था। बाद में कुछ समस्याओं के चलते फिर हाइड्रोजन स्केल को कैंसिल करके फिर ऑक्सीजन स्केल आया। वो सभी पढ़ना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ दिमाग में बैठा लेना कि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसमें फिर ऑक्सीजन स्केल आया, उसको भी थोड़ा मान्यता नहीं मिली उतनी, तो लास्ट में अभी एक कार्बन स्केल आया है। कार्बन स्केल अभी चल रहा है, मतलब सी स्केल। अब सी स्केल से क्या मतलब है, इसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक भार माने एक द्रव्यमान कितना को मानते हैं, एक जो ये भी मान रहे हैं ना हम, एक इतना के एक मानते हैं, तो ये कहां से लाया गया? तो उसने बोला कि कार्बन का एक परमाणु का जितना भार होता है, कार्बन के एक परमाणु का जितना भार होता है उसका 12वां हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। उस 12वां हिस्सा को हम मान लेंगे 1 AMU माने एक भार, अर्थात कि कार्बन स्केल के अनुसार से 1 AMU का मतलब कार्बन के एक परमाणु का 12वां भाग, मतलब 1/12 भाग कर दीजिए, 1/12, ठीक है। और इतना को 1 AMU माना गया है, दिक्कत है, और लगभग वो मान यही होता है, यही जो मान आता है वही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल गया। अब इसके आधार पर बताया गया कि कार्बन के एक परमाणु के 12वां हिस्सा को एक मानते हुए, 1 AMU मानते हुए बाकी जितने भी परमाणु हैं उसका भार को मापा जाएगा। अब उससे जितना गुना कोई भारी होगा वो उसका उतना ही AMU उसका परमाणु भार या परमाणु मात्रा जो होता है कहा जाए, ठीक है। यहाँ पर मात्रा और भार में थोड़ा सा माने व्यावहारिक तौर पर अंतर होता है, लेकिन परमाणु के संदर्भ में ज़्यादातर परमाणु भार और परमाणु मात्रा लगभग एक ही तरह से लिया जाता है, जिसकी भी परिभाषा देना दोनों का स्केल एक ही तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्बन के, तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान का परिभाषा क्या है कि किसी परमाणु, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान से, द्रव्यमान के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ये हो गया परिभाषा, ठीक है। इसका मतलब एक AMU का मतलब हो गया कार्बन के एक परमाणु के भार का या द्रव्यमान का 1/12 भाग। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो अभी हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमने मात्रा संख्या, परमाणु संख्या ये सब समझा है। अगले कक्षा में हम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझेंगे। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना कितना किसमें होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे, और जो बाकी इस क्लास के टॉपिक पर बचा होगा उसको